नमस्कार। बीए पाठ द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम रामधारी सिंह के भारत एक निबंध को पढ़ेंगे जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक निबंध संग्रह में संकलित है। आपने रामधारी सिंह दिनकर जो कि राष्ट्र कवि भी थे उनकी बहुत सी कविताएं पढ़ी होंगी। उनके काव्य में भारत का गौरवगान है, देशभक्ति की कविताएं उनकी मिलती हैं, लेकिन वो जितने बड़े कवि थे उतने ही बड़े गद्यकार भी थे। उन्होंने आलोचना के क्षेत्र में भी अपनी लेखनी चलाई है और दिनकर की जो राष्ट्रवादी सोच है, जैसे कि आपको पता है कि वे राष्ट्र कवि थे और उन्होंने काव्य के क्षेत्र में बहुत ओजपूर्ण कविताएं लिखी हैं। तो उनकी जो राष्ट्रवादी सोच है वो न केवल कविताओं पर बल्कि गद्य लेखन पर भी उनकी यह सोच पूरी तरह से हमको देखने को मिलती है। उनका जो प्रमुख ग्रंथ है संस्कृति के 4 अध्याय, वो एक अनमोल ग्रंथ है और एक कवि के, एक लेखक के रूप में, एक अच्छे साहित्यकार के रूप में उनको जाने जाने के लिए मात्र अकेला यह संग्रह ही अपने आप में पर्याप्त है। कहने का आशय यह है कि संस्कृति के 4 अध्याय एक बहुत ही साहित्य की अनमोल धरोहर है। इसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति की मौलिक व्याख्या की है। संस्कृति के जो मुख्य तत्व हैं, प्रमुख तत्व हैं, आधारभूत तत्व हैं, उनके बारे में चर्चा की है। नैतिकता, भाषा, साहित्य, धर्म आदि विषयों पर उन्होंने इसमें मौलिक निबंध लिखे हैं। और क्योंकि वो एक कवि हैं, इसलिए उनकी जो गद्य की भाषा है उसमें भी ओज तो है ही, भाषा भी पूरी तरह से प्रवाहपूर्ण है। और उनके निबंधों को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो हम जब किसी कविता को पढ़ते हैं तो उस कविता में बंध जाते हैं। उसी तरह से निबंध को भी यदि एक बार हम पढ़ना शुरू कर देते हैं तो हम उसे पूरा किए बिना छोड़ नहीं सकते। तो भारत एक निबंध जो है वह भी संस्कृति के 4 अध्याय से लिया गया है। इस निबंध में उनकी जो राष्ट्रीय भावना है वो हमको देखने को मिलती है। रामधारी सिंह दिनकर की इस निबंध में उन्होंने भारत की एकता के बारे में बताया है और कुछ आधारों पर उन्होंने कुछ आधार लिए हैं। उनमें ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार लिए हैं और उन सांस्कृतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक आधारों को दृष्टि में रखते हुए लेखक ने बड़ा सूक्ष्म विवेचन किया है कि कौन कौन से बिंदु ऐसे हैं जो कि भारत में अनेकता स्थापित करते हैं और उस अनेकता के बावजूद कुछ जो बिंदु हैं, कुछ जो चीज़ें हैं वो ऐसी हैं जो कि उस अनेकता में भी हमको एकता स्थापित करती हुई मिलती हैं। तो पहले वो भारत में जो अनेकता की जो बातें हैं, अनेकता किस किस दृष्टि से हमको देखने को मिलती है, कौन कौन से स्थान पर हमको देखने को मिलती है, कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण भारत में हमको विविधता देखने को मिलती है। सबसे पहले वो इस बात की चर्चा करते हैं और उसके बाद वो ये बताते हैं कि किस प्रकार इस अनेकता के बाद भी भारत में एकता बनी हुई है और उसके क्या कारण हैं। सबसे पहले वो भारत का जो नक्शा है उसके बारे में बताते हैं कि भारत का जो नक्शा है उसमें 3 तरह के जो भाग हैं प्राकृतिक दृष्टि से एकदम से स्पष्ट हैं, जो कि अलग ही अलग दिखाई देते हैं। जैसे एक तो है भारत का उत्तरी भाग जो हिमालय के दक्षिण से लेकर के विंध्याचल के उत्तर तक फैला हुआ है। दूसरा भाग है वह है विंध्याचल से लेकर के कृष्णा नदी के उत्तर तक का भाग और जिसको कि हम दक्षिणी प्लेटो भी कहते हैं। और तीसरा जो भाग है वो इस दक्षिणी प्लेटो से लेकर के कुमारी अंतरीप तक का जो भाग है वो 3 भाग हैं जो अलग अलग प्राकृतिक दृष्टि से स्पष्ट हमको दिखाई देते हैं। ये जो 3 भाग हैं ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो ये 3 भाग इस तरह के हैं कि इतिहास में भी इसमें
विभिन्न तरह की गतिविधियां हमको देखने को मिलती हैं। यानी ऐतिहासिक जो उथल पुथल हुई है, जो उस समय का की जो घटनाएं हुई हैं, वो किस तरह से इनको एक सूत्र में बांधने के लिए, यानी इन तीनों को अलग अलग और एक रूप में, यानी जो एक भाग है वो एक, दूसरा भाग है वो दूसरा, और तीसरा भाग है जो तीसरा, यानी इनको एकता के रूप में बांधने के लिए कई तरह की जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं वो हुई हैं। इन ऐतिहासिक घटनाओं का ही वो जिक्र करते हैं और वो लिखते हैं कि जब उत्तर भारत में जो राज्य बनाए गए थे उनमें ज़्यादा से ज़्यादा जो अधिकांश जो थे वो विंध्याचल की उत्तरी सीमा तक ही फैल करके रह गए थे, और विंध्याचल को लांघ करके उत्तर भारत को दक्षिण भारत से मिलाने की कोशिशें तो बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन इस काम में कामयाबी बहुत ही कम मिली। ऐसा सुना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले अगस्त्य ऋषि ने विंध्याचल को पार करके दक्षिण के लोगों को अपना संदेश सुनाया था, अपना उपदेश दिया था। फिर हम रामचंद्र के युग में देखते हैं तो भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने के सिलसिले में विंध्याचल को पार किया था। तो इस तरह से अयोध्या से लेकर के और लंका तक का, उत्तर से दक्षिण तक का जो भाग है उसको एक करने का प्रयास किया गया। महाभारत के समय में उत्तरी और दक्षिणी भारत के जो अंश थे वो एक राज्य के अधीन थे या नहीं थे, इसका आज तक कोई सबूत हमको नहीं मिलता है। लेकिन रामचंद्र जी ने उत्तरी और दक्षिण के भारत के बीच में जो एकता स्थापित की वो महाभारत काल में भी कायम ही रही, और दोनों भागों के लोग आपस में आते जाते रहते थे, मिलते जुलते रहते थे। इस बात का पता हमको इससे चलता है कि युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया था तो उसमें दक्षिण के राजा भी आए थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में जो युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था, उसमें जिन वीरों ने हिस्सा लिया था उसमें दक्षिण के वीर भी थे। इससे हमको ये पता चलता है कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की जो एकता रामचंद्र के युग में स्थापित हुई थी, जबकि उन्होंने लंका पर चढ़ाई की थी और उसके बीच में किस तरह से वानर सेना को संगठित किया था, बीच में आने वाले आदिवासी लोगों को से भी संपर्क स्थापित किया था, और इस तरह से उन्होंने दक्षिण में पहुंच करके और लंका पर चढ़ाई की थी। तो वो जो एकता स्थापित की थी उत्तर से दक्षिण तक की, वो महाभारत काल तक भी मौजूद थी। आगे यदि हम चलते हैं तो चंद्रगुप्त, अशोक, विक्रमादित्य और मंगोल जो थे उन्होंने भी इस बात के लिए कोशिश की कि सारे देश को एक सूत्र में बांधा जाए, लेकिन इसको एक सूत्र में बांधने का काम यहाँ के राजाओं ने किया तो सही, कोशिश तो ज़रूर की, लेकिन एक तो उसमें ज़्यादा सफलता नहीं मिली, और जो थोड़ी बहुत सफलता मिली भी वह सफलता भी ज़्यादा स्थायी नहीं हो पाई। इसके पीछे यदि हम कारण देखें तो रामधारी सिंह दिनकर का मानना है कि इसके पीछे जो कारण है उनमें एक प्राकृतिक कारण भी बहुत बड़ा है। यहाँ का जो प्राकृतिक ढांचा है वह ऐसा है कि सारे देश को एक रखने के खिलाफ है, और शायद यही कारण है कि जो राजा एकता कायम करना चाहते भी थे तो वे एकता कायम करने में उतने ज़्यादा सफल नहीं हो सके। इस प्राकृतिक जो ढांचा है उसमें कठिनाई क्या आती है कि विंध्याचल के उत्तर को दक्षिण से मिलाने में जो कठिनाई हुई, वही कठिनाई कृष्णा नदी के उत्तर के भाग को उसके दक्षिण के भाग से मिलाकर एक रखने में होती रही। तो ये कठिनाई क्यों होती रही, इसके पीछे रामधारी सिंह दिनकर कुछ आधारभूत कारण ढूंढते हैं, और वो लिखते हैं कि यहाँ पर बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं। नदियाँ और पहाड़, उनमें गुण बहुत ज़्यादा होते हैं कि नदियों के किनारे सभ्यताएं विकसित होती हैं, उसी तरह से पर्वतों के भी अपने अनेक गुण होते हैं, लेकिन उनमें एक गुण अवगुण भी होता है, और ये अवगुण होता है कि वो अपना जो स्थल है, अपना जो क्षेत्र है, उसको अलग अलग बना देते हैं। यानी इस स्थान से इस स्थान तक एक, इस स्थान से इस स्थान तक एक, जहाँ भी वो विभाजन रेखा आ जाती है वहाँ फिर वो क्षेत्र जो है वो अलग होने लग जाता है।
इन क्षेत्रों में जो रहते हैं लोग, जो कुछ क्षेत्रों में सीमित क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, उनके अंदर एक अलग तरह का ही क्षेत्रीय जोश पैदा हो जाता है कि भाई ये हमारा स्थल है, और उस स्थल में रहने वालों को अलग जोश पैदा होता है। और पहाड़ों और नदियों ने भारत को अंदर से काट करके अलग अलग विभिन्न, जैसे ये नदी है ये यहाँ से यहाँ तक बहती है, तो वहाँ से वहाँ तक का क्षेत्र तो एक हो गया, लेकिन उस नदी ने जब अपना थोड़ा सा रुख बदल लिया तो वो एक तरह से दूसरा प्रदेश बन गया, और वहाँ के लोग अपने आप को अलग समझने लग जाते हैं और उनमें क्षेत्रीयता की भावना आ जाती है। तो वहाँ के कई क्षेत्रों में ऐसी जनता होने लगी जो कि कोई एक क्षेत्रीय भाषा बोलने वाली थी, तो दूसरा क्षेत्र ऐसा था जिसमें कोई दूसरी क्षेत्रीय भाषा बोलने वाली थी। तो इसलिए उनमें अलग अलग क्षेत्रीयता की भावना और जोश पैदा हो गया, क्योंकि ये देश है भी बहुत बड़ा। इसका एक छोर जो है प्राकृतिक दृष्टि से यदि हम देखें तो जलवायु की दृष्टि से देखें, प्राकृतिक दृष्टि से देखें, तो इसका जो उत्तरी छोर है और दक्षिणी छोर है उसकी जलवायु में देखें तो दिन रात का अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। उत्तरी छोर पर कश्मीर पड़ता है जिसकी की जलवायु हमको बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि कोई मध्य एशिया की जलवायु हो, एकदम ठंडी जलवायु है। और इसके विपरीत यदि भारत का जो दक्षिणी छोर है वहाँ की यदि हम देखें, वहाँ के कुमारी अंतरीप को देखें, वहाँ की घर की रचना को देखें, लोगों के रूप रंग को देखें, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये श्रीलंका और सीलोन आ गया है। यानी ये भारत जो कि कश्मीर से लेकर के और वहाँ तक दक्षिण तक फैला हुआ है, उसके यदि एक छोर को देखें और दूसरे छोर को देखें तो वास्तव में उन छोरों में तो आपस में समानता नहीं मिलती, लेकिन उनके जो बाहरी क्षेत्र हैं उनसे बहुत ज़्यादा समानता मिलती है। कश्मीर के लोग हैं, ऐसा लगता है जैसे मध्य एशिया में और कश्मीर में बहुत ज़्यादा समानता हो गई। और यदि हम कुमारी अंतरीप के लोगों को देखते हैं, वहाँ के लोग, वहाँ के घरों की रचना को देखते हैं, रंग रूप को देखते हैं, भाषा को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो श्रीलंका के लोग ही यहाँ पर आ गए हैं। इसी तरह से यानी गर्म जलवायु और ठंडी जलवायु का तो ये अंतर है ही, और एक चेरापूंजी भी इसी तरह का है स्थल जो किसी देश में है जहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ पर 500 इंच से भी ज़्यादा वर्षा एक साल में होती है। वह क्षेत्र भी यहाँ है, तो दूसरी ओर थार का मरुस्थल भी है जहाँ की वर्षा होती ही नहीं है। अब देखिए, जब इस तरह के लोग आपस में मिलते हैं, इस तरह की जलवायु में रहने वाले लोग आपस में मिलते हैं, तो उनके बीच एकता स्थापित करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। तो यहाँ पर लेखक के कहने का आशय यह है कि जलवायु की जो भिन्नता है वह भी भारत में एकता स्थापित करने में सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि कहीं ठंडा प्रदेश है, कहीं गर्म प्रदेश है, कहीं पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है और कहीं पर वर्षा बिल्कुल ही नहीं होती है। अब ऐसे लोग जब आपस में मिलते हैं, एक जगह के लोग दूसरी जगह की जलवायु को भी सहन नहीं कर पाएंगे और उसमें वो अपना सामंजस्य भी नहीं बिठा पाएंगे। लेखक कहते हैं कि धरती की रूपरेखा और जलवायु का जो प्रभाव है वो लोगों के मन और मस्तिष्क पर भी पड़ता है, शरीर पर तो पड़ता ही। ऊपर शरीर की बात हुई थी कि शरीर जलवायु का जो असर है वो शरीर पर होता है, लेकिन शरीर के साथ मन मस्तिष्क दोनों पर ही पड़ता है, क्योंकि पहाड़ी और रेगिस्तान की जो ज़िंदगी होती है वो जिस तरह से मुश्किल होती है, यही कारण है कि यहाँ पर रहने वाले जो लोग होते हैं, जो रेगिस्तान में रहने वाले हैं और जो पहाड़ी प्रदेश में रहने वाले लोग होते हैं, वो खुश मिजाज होते हैं। वो तकलीफ़ों में भी, कष्टों में भी हंसते हंसते उन तकलीफ़ों को, कष्टों को सहन कर लेते हैं। वो निडर होते हैं, साहसी होते हैं। जैसे कि हमको इसके उदाहरण मराठों और राजपूतों की वीरता से हमको पता चलता है कि जो मराठे थे और राजपूत थे वो कितने ज़्यादा वीर थे। यही कारण, क्यों वीर थे? क्योंकि मराठे और राजपूत पहाड़ी और मरुस्थल में रहने वाले थे, और पहाड़ी और मरुस्थल की जो विषम जलवायु है और विषम जो धरती की रूपरेखा है उसमें जब वो रहते हैं तो वो निश्चित रूप से निडर, निर्भीक, साहसी और कठिनाइयों से जूझने वाले बन जाते हैं। क्योंकि मराठी जो हैं उनको बचपन से ही पहाड़ी और राजपूतों को पहाड़ी और रेगिस्तान दोनों ही प्रकार के जीवन के संघर्ष करने का अवसर मिलता है, और उसके कारण वो उस संघर्ष के आदी हो जाते हैं। और इसी तरह से यदि हम देखें तो नदियों के जो पठार होते हैं, जो समतल भूमि होती है, उसमें रहने वाले लोग कृषक बन जाते हैं, और वो जो कृषक होते हैं और वहाँ की पठारों की भूमि भी बड़ी उपजाऊ होती है, तो वो जो कृषक होते हैं
उनमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आदत नहीं होती है, कठिनाइयों को झेलने की, विषम परिस्थितियों को सहन करने की आदत नहीं होती है, और इसलिए वो लोग इतने ज़्यादा निडर, निर्भीक और साहसी नहीं हो पाते हैं। और यही कारण है कि बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के किसान वैसे नहीं होते जैसे कि राजस्थान के राजपूत या उत्तरी पश्चिमी भारत के सिख और पठान लोग होते हैं। तो यहाँ पर ये जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में बताया है। ऊपर जलवायु के बारे में लेखक ने बताया था कि जलवायु की भिन्नता के कारण लोगों का आपस में सामंजस्य मुश्किल होता है। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जो भौगोलिक स्थिति है उसके कारण भी लोगों का जो मिजाज है, लोगों की जो आदत है, लोगों का जो स्वभाव है वह बदल जाता है। जो कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करते हैं उनमें कठिनाइयों को सहने की ताकत आ जाती है, और जो कठिन परिस्थितियों में, जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों में नहीं रहते हैं उनमें इस तरह के कष्ट सहने की ताकत नहीं आती है और उनका स्वभाव उसी तरह का हो जाता है। जलवायु और भौगोलिक स्थिति में जब हमने असमानता देखी तो हम पहनावे या ओढ़ना, जो संस्कृति का आवश्यक अंग है, पहनना और ओढ़ना और खान पान, ये सब चीज़ें हैं, उनमें भी अंतर हो जाता है। क्योंकि जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं वो निश्चित रूप से गर्म चीज़ों का सेवन करेंगे, जो गर्म प्रदेशों में रहते हैं वो निश्चित रूप से ठंडे प्रदेशों का सेवन करेंगे। जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं वो अपने आप को बहुत पहन ओढ़ करके, गर्म कपड़ों से पहन ओढ़ करके रहेंगे। उनके पैरों में भी बड़े ऊंचे ऊंचे जूते रहने चाहिए क्योंकि वो बर्फ़ पर रहते हैं, जबकि रेगिस्तान में रहने वालों की अलग तरह की ज़रूरतें होती हैं। तो यहाँ पर ये जो जलवायु और भौगोलिक स्थिति है उसके अलावा खान पान और पहनना ओढ़ना, इसमें भी कोई एक यदि बताना चाहे कि राष्ट्रीयता के कारण इनका पहनना ओढ़ना या एक राष्ट्रीय लिबास बना दिया जाए तो यह संभव नहीं है। क्योंकि जहाँ गर्म प्रदेश है वहाँ अलग तरह का पहनावा ओढ़ना चलता है, और जहाँ ठंडे प्रदेश है वहाँ अलग तरह का पहनावा चलता है। इसी तरह से खान पान की आदत भी यदि लें तो खान पान भी हर जगह का अलग होता है। कश्मीर का खान पान अलग होगा, कुमारी अंतरीप का खान पान अलग होगा, उत्तर भारत का खान पान अलग होगा, राजस्थान का अलग होगा, मराठों का अलग होगा। तो जैसे यदि हम ये माने, लेखक का मानना है कि यदि ये कहें कि रोटी और उड़द की दाल या फिर रोटी और मांस, इनको हम एक राष्ट्रीय भोजन बना दें, यदि ऐसा कर दें तो पंजाबी लोगों के लिए तो ठीक है क्योंकि उनकी तो ये खाने की आदत है, लेकिन बिहार और बंगाल के लोग हैं वो इसे नहीं खा पाएंगे और इसे एक राष्ट्रीय भोजन बनाने पर वो अपनी सहमति नहीं दे पाएंगे। इसी तरह से यदि ये कानून बना दे कि हर हिंदुस्तानी को अपने पैरों में चप्पल पहननी है, तो ये बात सुनकर के कश्मीर के लोग तो घबरा ही जाएंगे, क्योंकि वो इतने ठंडे प्रदेश में रहते हैं कि वहाँ के लोग मात्र चप्पल पहन करके अपना कार्य नहीं कर सकते। तो ये जो पहनावे की विभिन्नता है ये भी जलवायु के कारण, भौगोलिक स्थिति के कारण और क्षेत्रीय जो भौगोलिक विषमताएं हैं उनके कारण, कहीं की भूमि ऊबड़ खाबड़ है, कहीं की भूमि में बर्फ़ पड़ी हुई है, कहीं की भूमि में थार का मरुस्थल है, तो उस तरह से यहाँ के पहनावे भी अलग अलग हो जाते हैं। तो ये जो राष्ट्रीय एकता में, जो विभिन्नता में एकता वाली बात जब हम कहते हैं तो सबसे पहले लेखक का दृष्टिकोण यही रहा है कि भारत की जो विभिन्नता है सबसे पहले उस पर दृष्टिपात किया जाए कि भारत में विभिन्नता कहाँ है। ये कहने को तो हम कह देते हैं आसानी से कि विभिन्नता में एकता, विभिन्नता में एकता, लेकिन विभिन्नता में एकता किस प्रकार है, विभिन्नता किस प्रकार है, और इस विभिन्नता में आगे लेखक बताएंगे कि इस विभिन्नता में भी एकता हम किस प्रकार से देखने को मिलती है हमें। तो विभिन्नता के ये जो बिंदु हैं ये हमने आज देखे कि इन बिंदुओं में जो भौगोलिक परिस्थिति है, जो नदियाँ और पर्वत हैं और उनकी जो सीमा रेखाएं हैं उनके कारण विभिन्नता होना, वहाँ की जलवायु के कारण विभिन्नता होना, उसकी जो भौगोलिक परिस्थिति है, उसकी जो ज़मीन की स्थिति है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, बर्फीली ज़मीन है या मरुस्थलीय ज़मीन है, उसके कारण, और लोगों का जो पहनावा है उसके कारण यहाँ अत्यंत विभिन्नता देखने को मिलती है। तो इन विभिन्नताओं का
इस निबंध में निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर ने जिक्र किया है। आगे का हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। धन्यवाद।